किसी ना किसी मोड़ पर आप असफल होंगे, और सिर्फ एक बार नहीं कई बार होंगे। बस आपको एक बात का जवाब देना है खुद को कि जब मैं असफल हो जाऊंगा तो मैं कैसे प्रतिक्रिया दूंगा। हाउ विल आई रिस्पॉन्ड व्हेन आई विल गेट फेल। है ना। हम जब भी फेल होंगे, ये मैटर नहीं करता कि आप फेल हो रहे हैं, ये मैटर करता है कि जब आप फेल हो रहे हैं तो आप उसे कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं उसमें। अगर आप हार मान चुके हैं तो आप वहीं पे आपकी कहानी खत्म, और अगर आप में दोबारा उठने का जज्बा है तो आप अपनी ये जो जर्नी है इसको आप पार कर जाएंगे। तो ये मैटर नहीं करता कि आप फेल होंगे। फेल होना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। फेल होता है इंसान। हमेशा आपको जो दिखाया जाता है कि भाई ये AIR 1 आया, तो वो AIR 1 एक बार नहीं आया, उसने कई बार प्रैक्टिस करी, कई बार मॉक दिए, कई बार कम नंबर आए, वो लेकिन निराश नहीं हुआ। उसने फिर से दोबारा उठा और फिर अ, अपने काम में लगा, अपनी पढ़ाई में लगा, और उसने मॉक देते गया, प्रैक्टिस करते गया, और आज वो यहाँ पे AIR 1 पहुंच गया। ठीक है, तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज हमारा 9/9/24 का 5 PM वाला, ये एक्चुअली गलत लिख गया है, 5 PM वाला इवनिंग शिफ्ट जो पेपर है उसका सोल्यूशन के लिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला सवाल देखिए क्या बोल रहा है। एक स्टॉक पोर्टफोलियो में 4 स्टॉक होते हैं। स्टॉक ए पोर्टफोलियो का 20% दर्शाता है और इसका रिटर्न 6% है। स्टॉक बी पोर्टफोलियो का 30% दर्शाता है और इसका रिटर्न 8% है। देखो टोटल स्टॉक जो होगा वो अपने आप में 100% होगा। आप बोलोगे 20% यानी कि 0.2, ये 6% दे रहा है ना, तो ये देगा प्लस का 1.2। क्लियर। स्टॉक बी की अगर मैं बात करूं तो ये 30% है और कितना रिटर्न दे रहा है 8% का, है ना, तो ये कितना देगा भैया 2.4। स्टॉक सी जो है वो पोर्टफोलियो का 20%, अगेन 0.2, और इसका रिटर्न क्या है 4%, मतलब ये क्या देगा 0.8 देगा, प्लस प्लस, है ना। और स्टॉक बी पोर्टफोलियो का शेष 0 मतलब 30% है, तो 0.3, लेकिन इसका नेगेटिव रिटर्न है कितना माइनस का 5%, मतलब ये क्या देगा माइनस का 1.5%। आप बोलेंगे ये कितना बना 3.2 और ये बना कितना माइनस का 0.3, मतलब प्लस का 2.9% नेट इफेक्टिव रेट आया। प्लस का 2.9%, ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको औसत रिटर्न ही बताना था। क्लियर। चलो अगला सवाल। आप कभी भी ये करें तो आप बॉडमास का रूल याद करें, है ना। बॉडमास में आप सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले कॉमन ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट। ऐसे ही सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करें भाई। 7 + 7 14, 14 - 4 ये बना 10। अब कर्ली ब्रैकेट करें तो ये -10, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या बन गया माइनस का 3 बन गया। अब ये माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या बनाएगा प्लस का 3। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, ये कितना बना 11, तो ये अल्टीमेटली क्या बना है 13 माइनस, यहाँ पे आप बोलेंगे तो 7 - 11 +3 और +14, ये आपके पास था ही। सॉरी। क्लियर। तो अब आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इसको जोड़िए 17, है ना। 17 में आप 7 जोड़ दीजिए, कितना हुआ 24, और 24 में आप 11 घटा दें तो ये पूरा क्या बन गया 13। तो 13 - 13 आपका उत्तर क्या हो गया ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 0। ठीक। चलो अगला सवाल देखो क्या बोल रहा है। दी गई तालिका 3 दिनों में 4 प्रिंटरों द्वारा मुद्रित पुस्तकों की संख्या दर्शाती है। यदि बुधवार को सभी दिए गए प्रिंटर द्वारा एक साथ मुद्रण को कुल संख्या शनिवार के को सभी दिए गए द्वारा एक साथ मुद्रित कुल संख्या से कितना अधिक है, 15% अधिक है। देखो ऐसा है सवाल कि भैया ये एक प्रिंटर है LMNO, ये अलग अलग दिन अलग अलग इतना कॉपीज प्रिंट कर रहे हैं। आपको बताना है कि अगर सैटरडे को टोटल टोटल मतलब आप इनको जोड़ दें, है ना, इनको जोड़ देंगे, इससे आप 15% अधिक कर देंगे तो आपका वेडनेसडे का आ जाएगा, वही आपको बताना है। चलो एक बार इनको जोड़ो। आप बोलोगे 8500 और 11,000 कितना बनेगा 19, सॉरी 19,500। या एक काम करो, आप तो सबसे बढ़िया यहाँ पे करो 8540, 11,230, 6580 और 7890 जोड़िए भैया, ये बना कितना
70, ये बना 150, 150 और ये बना कितना 260। यहाँ 2 कैरी फॉरवर्ड जाएगा, ये बना कितना 7 और 2 9, ये बना 14, 14 और 8 बना 22, फिर 2 कैरी फॉरवर्ड जाएगा, ये बना 10 और 1 11, 17 और 7 24, और वहां पे 2 कैरी फॉरवर्ड जाएगा 34,260। अब आपको इसका 15% करना है, तो आपका 34,260 तो था ही, 15 पहले 10% कितना होगा 3426, और 3426 का है ना, 3426 का आधा 5% कितना बनेगा 1713, 1713, 26 का आधा क्या होता है भैया 1713। कुछ हमने गड़बड़ी करी है क्या, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है हमारा कहीं पे भी, है ना। यूनिट डिजिट देखो 9 बन रहा है, कुछ एक बार फिर से देख लेते भैया, ये बना 70, ये बना 150, 150 और 90 मिला के क्या बनेगा 240, 240 भैया ये 40 होगा, तो यहाँ पे 4 बनेगा और यहाँ पे बनेगा 12, यहाँ बनेगा 12, तो यूनिट डिजिट हमारा 6 बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट होगा। आप जोड़कर भी देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्या बोला, क्लियरेंस सेल में एक साड़ी जिसका अंकित मूल्य इतना था अब इतने में बेची गई तो साड़ी पर छूट। तो बहुत आसान सवाल है भैया, इतना था 490, आपने कितने में दे दी, आपने दे दी 9441। आप देखो कितना कम किया है, आप इसको इससे घटा दो, है ना, सॉरी ये 0 है, तो आप बोलोगे इसमें से इसको घटा दो तो 10 में से 9 गया, क्या बना 10 में से 1 गया तो क्या बना 9, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ 13 में से 1 मिनट कुछ गड़बड़ी है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हमको ये करना है कि भैया हमको इसमें से 10,490 में से क्या घटाना है 9441 घटाना है। देखो सबसे पहले अगर 10,000 पे खड़े तो 490 तो ये दूर है, और अगर पीछे जाओगे तो ये कितना कम है, आप बोलोगे 559, है ना, 559, तो ये बना 400 और 500 900, और ये बना 149, मतलब 1049, मतलब 1049 आपका यहाँ पे बना, और ये इसका सीधा सीधा दिख रहा है 10% है, मतलब 10% की छूट हुई है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ठीक है, आपने ये डिफरेंस निकाला है बेसिकली इन दोनों का, इन दोनों का डिफरेंस निकाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्या बोला, एक पाइप एक ओवरहेड टैंक को 12 घंटे में भर सकता है लेकिन नीचे एक रिसाव के कारण 18 घंटे। आप बोलोगे टाइम का रेशियो क्या है भैया 12 और 18, है ना, एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, मतलब इसको आप काट दो तो ये क्या बना 2 और 3 का रेशियो, तो एफिशिएंसी का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा क्योंकि काम तो सेम ही होना है, 3 और 2, मतलब अगर छेद नहीं होता तो 3 के उससे भरता है, छेद होने के कारण सिर्फ 2 से भर रहा है, तो ये जो डिफरेंस आया एक का यही क्या है, ये छेद की एफिशिएंसी है कि भैया वो 1 यूनिट प्रति घंटे से पानी को बाहर निकाल सकता है। अगर आप टोटल वर्क की बात करें तो यहाँ पे 12 घंटे या 18 घंटे, तो इनका एलसीएम ले ले कितना होगा 36, 36 अब उसे काम करना है ना, किसको काम करना है रिसाव को खाली करने में, तो 1 यूनिट प्रति घंटे के हिसाब से मतलब कितने घंटे लगेंगे 36 घंटे लगेंगे, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ करेक्ट हो जाए। चलिए अगला बोलते हैं, दो त्रिभुज ई एफ जी एच आई जे सर्वांग समय मतलब कॉन्ग्रुएंट है, इसका क्षेत्रफल 124 दिया है, तो इसका क्षेत्रफल बिल्कुल आंख बंद करके लगा दो, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे भी आपका जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं उनका एरिया क्या होता है सेम होता है, एरिया क्या होता है सेम होता है, मतलब बराबर होता है, क्लियर, जहाँ पे भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं। ठीक, चलो अगला सवाल देखो क्या बोल रहा है, ए प्लस बी बराबर 2c दिया है आपको, ए प्लस बी बराबर 2c दिया है, तो आपको इसमें से एक्सप्रेशन बताना है कौन सा सही होगा। देखो बेसिकली ये एक एपी, आप अगर बात करें तो यहाँ पे मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, ये बेसिकली जो सी है वो ए और बी के एपी क्या ए एम के बराबर है, ए एम मतलब क्या अर्थमेटिक मीन, है ना, अर्थमेटिक मीन, मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा ए सी और बी क्या बनाएंगे, सी माइनस ए नहीं सॉरी ए बी सी क्या बनाएंगे, सॉरी 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 ए सी बी और बी, उल्टा लिख दिया, बिल्कुल सही लिखा था पहले मैंने, ये क्या बनाएंगे भैया ये एपी बनाएंगे, ये क्या बनाएंगे एपी बनाएंगे, क्या बनाएंगे ए सी और बी क्या बनाएंगे एपी बनाएंगे, है ना, ये इसका मतलब है। ठीक, अब इस पे ना जाएं, हमको जो एक्सप्रेशन दिए देखो यहाँ पे बी सी ए सी ये सब दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक सी इधर ट्रांसफर कर दें तो ए माइनस सी बनेगा, यहाँ क्या बनेगा सी माइनस बी, यही एपी का भी एक भैया यही तो कॉमन डिफरेंस होता है, यहीं से आया है ये, है ना, ये नहीं भी जानते तो आप ऐसा सॉल्व कर सकते थे। दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac,
और यहाँ क्या बनेगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc। ठीक है, सी स्क्वायर और सी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब आप देखो ए स्क्वायर के साथ -2ac दिया है क्या, +2ac दिया है, लेकिन क्या दिया -2bc दिया है। तो इसको, हाँ इसको इधर ले आओ, देखो यहाँ पे प्लस में दिया है ना, और इसको उधर ले जाओ तो क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस 2bc बराबर यहाँ पे बी स्क्वायर, और इसको उधर ले गए तो +2ac। ये बन गया ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया, बस शिफ्ट करना था। अगला, यदि समीकरण दे के और ये समांतर है, मतलब ये क्या है पैरेलल लाइंस हैं, तो आपको के स्क्वायर प्लस 6 का मान, देखो समांतर होने के लिए देखो अगर आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई है ना, ये A1 B1 और C1 और A2 प्लस B2 प्लस C2, अगर ये दोनों को आपको पैरेलल बनाना है तो आपको करना पड़ेगा A1 अपॉन A2 बराबर क्या होगा B1 अपॉन B2, बट ये दोनों बराबर ना होंगे किसके, C1 और C2 के। ये बनता है पैरेलल लाइंस के बीच में, है ना, पैरेलल लाइंस के बीच में। ठीक, क्लियर। तो हमने कर दिया भैया A1 क्या है हमारा 4 है, क्या है हमारा 4 है। A2 हमारा क्या है k-2 है अपॉन k-2। B1 हमारा क्या है k-2 है, और हमारा जो B2 है वो कितना है, हमने इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ बना k-2 का होल स्क्वायर बराबर 4 इंटू 9। तो यहाँ से हमने k-2 कर दिया, अंडर रूट हो जाएगा इसका, है ना, अंडर रूट हो जाएगा तो 2 और 3 बाहर निकलेगा, 2 और 3 मतलब 6 निकलेगा, 6 निकलेगा। क्लियर, क्या निकलेगा +-6 निकलेगा। एक बार k की वैल्यू क्या निकलेगी -6 और +2, k नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि ग्रेटर देन 0 बोला है, और एक बार आप +6 करें तो उधर जाके -2 +2 हो जाएगा, k की वैल्यू क्या निकल आएगी 8 निकल आएगी, है ना, k की वैल्यू क्या निकल आएगी 8 निकल आएगी। -6 लेने पे यहाँ पे तो ये -4 बन रहा था, k बराबर -4 बन रहा था, नॉट पॉसिबल है क्योंकि k आपका ग्रेटर देन 0 है। तो अब बस आप k स्क्वायर प्लस 2 निकाल दें, मतलब 64, यहाँ पे आप 64 प्लस 6 कर दें तो क्या बनेगा 64 प्लस 6 आपका 70 बनेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्या बोल रहा है, दी गई तालिका अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। दी गई तालिका 4 कंपनियां C1 C2 C3 C4 द्वारा 4 वर्षों में टी शर्ट उत्पादन को दर्शाती हैं। इन 4 वर्षों के दौरान किस कंपनी में टी शर्ट का अधिकतम औसत औसत उत्पादन किया है। आपको ये बताना है कि C1 ने सबसे ज़्यादा उत्पादन किया है औसत, कि C2 ने, कि C3 ने, कि C4 ने। ठीक है, अब एक काम करो, देखो ये सारे जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये 240 के आसपास दिख रहे हैं, तो मैं मान लेता हूँ कि भैया एवरेज सब 240 के आसपास। तो देखो ये अब देखूंगा कि भैया जितना ज़्यादा डेविएशन जिसमें ज़्यादा होगा उसका एवरेज उतना ज़्यादा होगा, है ना। तो आपने बोला कि यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +8 है, यहाँ पे -8 है, और यहाँ पे +2 है। भैया +8 -8 0 बन गया, 3 और 2 मतलब यहाँ पे कुल मिला के +5 का डेविएशन है। यहाँ बात करूँ तो ये +4 है, ये -1 है, ये तो 0 है, और यहाँ पे +4 है, मतलब 4 और 4 8 और -1 क्या बना प्लस का 7। यहाँ अगर बात करूँ तो ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 है ना, ये माइनस का 5 है, और ये माइनस का, इसको तो करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो बहुत माइनस में जा रहा है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये +8 है, +2 है, 10 हो गया, यहाँ -10 हो गया, और ये 0, मतलब यहाँ तो नेट इफेक्टिव 0 ही बन रहा है। आपने बोला सबसे ज़्यादा डेविएशन किसमें, C2 में है, तो मतलब एवरेज भी किसका ज़्यादा रहेगा, C2 का रहेगा, इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बात करते हैं। क्या अगर x y z आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं और x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 है तो लीस्ट वैल्यू ऑफ, देखो x प्लस वाई प्लस जेड ये 1 कब होगा, जब ये 1/3 तीनों बराबर हो जाएंगे, है ना, तीनों बराबर हो जाएंगे। तो आपको लीस्ट वैल्यू, देखो अगर आपको लीस्ट वैल्यू इसकी निकालनी है तो आपको x y और z को मैक्सिमम लेना पड़ेगा, तभी इसकी लीस्ट वैल्यू निकल आएगी। भैया x भी मैक्सिमम है, y भी मैक्सिमम है, और z भी मैक्सिमम, तभी 1/x लीस्ट बनेगा 1/y। तो आपने बोल दिया कि ये मैक्सिमम तभी बन सकता है जब यहाँ पे x बराबर y बराबर z हो जाए, है ना, मतलब ये क्या क्या हो जाए 1/3 1/3, मतलब 3 3 ये बनेगा, 3 3 भाई 1 ये 1/1/3 बनेगा ना, 1/x क्या बनेगा 1/1/3, तो क्या बनेगा 3, तो ये सब बनेंगे 3 3 3, मतलब 9 इनकी मैक्सिमम सॉरी लीस्ट वैल्यू आएगी। क्या आएगी, लीस्ट वैल्यू कितनी आएगी 9। क्लियर है बात, हाँ चलो
आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, द मीन प्रपोर्शन ऑफ, देखो मीन प्रपोर्शन क्या होता है, रूट ऑफ ए बी, है ना। अगर आपका ए और बी दो नंबर्स है तो यहाँ पे 8 रखें, यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे 18 रखें और नीचे में ए की पावर 4 है, ये कटा स्क्वायर, है ना। अब देखो ये 8 से 2 इधर दे दे या 18 से 2 इधर दे दे तो ये बनेगा 16, और ये 2 ले लिया तो यहाँ पे बना 9, है ना। इससे फायदा क्या हुआ, नीचे नीचे ए स्क्वायर, इससे फायदा क्या हुआ, 16 का क्या बनेगा 4 और उसका बनेगा 3, मतलब ए, है ना। तो ये बना 12 बटे ए, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलो अब आपको क्या बोला है, कॉसेक ए का मान ज्ञात करें अगर आपको ये दिया है तो भैया आप एक काम करें, इसको क्रॉस, वैसे आप यहाँ पे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दें तो ऊपर क्या बनेगा, सेक ए प्लस टेन ए प्लस सेक ए माइनस टेन ए कैंसिल हो जाएगा तो 2 सेक ए बनेगा, है ना। और नीचे बनेगा सेक ए प्लस टेन ए माइनस, तो सेक ए कैंसिल हो जाएगा, टेन ए ये माइनस के साथ मिलके 2 टेन ए बना देगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू क्या है 7 + 4 11, और नीचे क्या बना 7 - 4 मतलब 3, 7 - 4 मतलब कि 3, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगा दिया। अब सेक ए क्या होता है भैया 1/cos ए, ठीक है, और टेन ए क्या होता है sin a/cos ए, इसकी वैल्यू आपको क्या दी है 11/3। ठीक, तो आपने बोल दिया 1/cos ए तो ऐसे ही लिखे रहने दो, यहाँ ये बन जाएगा cos a अपॉन sin a, है ना। इसकी वैल्यू क्या दी है 11/3, cos a से cos a कैंसिल हो गया, 1/sin a, cosec a बन गया, यही आपको चाहिए था, 11/3 आपका सही आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्या बोल रहा है, रमेश के पास 18,000 है, उनमें से 7,000 एक बैंक में 5% प्रति वर्ष दर से तथा 6,000 दूसरे बैंक में 6% प्रति दर से, यदि उसे एक वर्ष में साधारण ब्याज कितना प्राप्त हुआ है 1160, तो आपको बताना है शेष पूंजी को कितने वर्ष की ब्याज की दर से बराबर होगी। एक साल की बात है, आपने बोला यहाँ पे भैया 7,000 का 5% देखो 10% होगा 700, तो यहाँ 5% होगा 350, मतलब इससे इसको 350 मिला, यहाँ 6% मतलब 360 मिलेगा इस वाली स्कीम से, तो यहाँ तक उसको कितना मिल गया है, आप बोलेंगे यहाँ पे उसको 710 रुपये मिल गया है। 710 इसमें से माइनस कर देंगे तो 450 उसको ब्याज मिला तीसरे पैसे से। अब पैसा देखो उसने यहाँ 7,000 लगा दिया, यहाँ 6,000 लगा दिया, मतलब 13,000 लगा दिया, 18,000 टोटल था, मतलब 5,000 पे उसको कितना मिला है 450, 450 5,000 मतलब 9% का ब्याज आएगा, कैसे 450 बटे 5,000, 5,000 पे 450 मिला है ना, जीरो जीरो काट दो, मतलब 5 से काट दो, 9/100 बना, मतलब हर 100 पे 9% मिला है, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 9%। अगला सवाल क्या बोला, यदि किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और क्रमशः दिस है तो घनाभ क्या, भैया ये तो बहुत आसान है, LBH का फॉर्मूला लगना है, आप 8 × 4 × 6 बना सकते हैं, ठीक है। एक बार जरा यूनिट डिजिट करो, ये बनेगा 24 का 4, है ना, और 4 और 8 कितना बनेगा 32, मतलब यूनिट डिजिट 2 बनेगा। चलो जल्दी से कर लो, कोई बात नहीं, आपको करना है 8 चौको, ये एक काम करो पहले इनको करो 24 और 24 का 8 गुना करना है, तो 8 गुना करना बहुत आसान है, 24 का जस्ट डबल करो, कितना बनेगा 48, 48 का डबल कर दो कितना बना 96, और 96 का डबल कर दो 192, आपका यहाँ पे आंसर हो गया, है ना। 8 गुना करना, जब कभी भी 8 गुना 4 गुना करना होगा तो पहले 2 गुना करेंगे, 8 गुना करना होगा तो दो 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 गुना कर देंगे 3 बार, 4 गुना करना होगा तो 2 और 2 गुना कर देंगे, बहुत आसान होता है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है, निम्नलिखित तालिका में दिए गए एक दुकान द्वारा विभिन्न प्रकार के हेलमेट बिक्री हजारों में दर्शाई है, 1999 की तुलना में 2002 में हेलमेट सी की बिक्री में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। सी का भैया कहाँ दिख रहा है, 1999 ये दिख रहा है, ये है 54, और 2002 में कितना हो गया है ये 68, मतलब यहाँ पे ये 14 बड़ा है, 14 बड़ा है, 14 बड़ा है, किससे बड़ा है 54 से बड़ा है ना, ऐसे ही है ना, 14 बड़ा है 54 से बड़ा है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे अगर क्या होता 56 होता, क्या होता 56 होता तो सीधा सीधा 4 गुना आ जाता, लेकिन यहाँ पे 54 क्या है, मतलब 25 से थोड़ा सा आंसर आपका बढ़कर आएगा, ठीक है, कितना आंसर आपका थोड़ा सा यहाँ पे बढ़कर आएगा, 2 पॉइंट कम है ना। या चलो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आपने बोला ये बना 7 और ये बना कितना 27, ये बना कितना 27, ठीक, यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या बोल रहा है। दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ग्राफ 2018 में 3 कंपनी द्वारा रेफ्रिजरेटर के उत्पादन दर्शाता है। कंपनी सी द्वारा उत्पादित रेफ्रिजरेटर कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है। देखो सी ने कितना बनाया है भाई, आप बोलेंगे बनाया है 150, है ना। आपने कितना बनाया, सी ने 150। अब आपको बात करना है कि टोटल कितना बना है भैया। यहाँ पे बना 140 और 190 330 और 150 कितना बना 480। ठीक, आपको ये कैलकुलेट करना है। आप 3 से काट दीजिए 5 बार और 3 से काट दीजिए 16 बार। कुल मिला के ये 5/16 का फ्रैक्शन, 5/16 का फ्रैक्शन है। ठीक, अब आपको 1/16 मालूम है क्या होता है। देखो 1/16, 1/4 का भी 1/4 है। 1/4 होता है 25%, 25% का भी 1/4 मतलब 6.25% होता है। कितना होता है 6.25। अगर आपको 5/16 करना है तो इसका 5 गुना करना पड़ेगा, है ना। तो आपने 5 किया तो 6 गुना किया 30, 5 का किया तो 31.25। भाई 25 का 5 गुना 125 होता है ना पॉइंट। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्या बोला, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और 30 डिग्री कोण वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का परिमाप आपको बताना है क्या होगा, मतलब आपको पेरीमीटर बताना है। तो ये आपका सर्कल है ना। ये आपका 10 सेंटीमीटर ये है, तो आपको परिमाप बताना मतलब ये लेंथ और ये लेंथ, आर्क लेंथ। तो सबसे पहले आर्क लेंथ निकालो। क्या होता है थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, है ना। तो थीटा मतलब 30/360 इंटू 2 इंटू पाई मतलब 3.14 इंटू आर कितना है 10। तो काटो ये कटेगा कितनी बार, सीधा सीधा 12 बार। 12 से 2 से काटो ये 6 बार और अप्रोक्सीमेटली ये कट जाएगा 2 बार। 2 से कटेगा ये 5 बार। अप्रोक्सीमेटली इसकी डिस्टेंस मतलब ये आर्क लेंथ कितनी आई 5, और ये 10 और ये 10 और जुड़ेगा मतलब 25 हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली आंसर 25 के आसपास रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 आपको यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर है तो आप बहुत आराम से यहाँ पे तुक्का लगा सकते हैं। एग्जैक्ट आंसर निकालने की जरूरत नहीं थी। आपको 11 से विभाजित करना है तो के की वैल्यू निकालनी है आपको। तो भैया आप क्या करें, देखो मैं आपको यहाँ पे एक बढ़िया सी मेथड बताता हूँ। 4 5 के 8 5 4, आप दो दो की पेयरिंग बनाएं। यहाँ 11 से भाग देंगे 77 जाएगा, एक बनेगा। यहाँ आप 11 से भाग देंगे 44 जाएगा, एक बचेगा। यहाँ आप 11 से भाग देंगे तो कितना जाएगा 55 - 1। तो ये और ये कट गया, मतलब यहाँ पे कितना बना, एक ही बना। अब या तो यहाँ पे ये भाई, या तो ये -1 बन जाए। -1 तब बन पाएगा जब यहाँ पे भाई मतलब जैसे के बाद 8 है ना, तो कौन सा मल्टीपल आता है 88, तो ये तो 0 दे देगा, मतलब यहाँ 9 होना था। तब यहाँ के की वैल्यू 9 रखते तो सॉरी मतलब 8 रखते 89, तो यहाँ -1 बनता। लेकिन ये तो फिक्स है कि भैया ये क्या है 8, ये क्या है 8। अब आपको यहाँ पे ये करना है कि भैया आपको यहाँ पे के का ऐसा मान रखना है कि भैया यहाँ पे जो वैल्यू आए वो क्या है माइनस का 1 आए, माइनस का क्या आए 1 आए। तो आपने रख दिया यहाँ पे 98, है ना भाई। 98 रखने पे 99 चला जाएगा, -1 बनेगा, मतलब के की वैल्यू क्या आएगी 9, है ना। ऑप्शंस पे एक बार आप नजर डाल लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि भैया ये 90 मैंने 9 कैसे सोच लिया। अगला बहुत ही आसान सवाल क्या बोल रहा है, साइन ए अपॉन 1 + कॉस ए, है ना। तो आप किसके बराबर है, आप यहाँ पे रैशनलाइज कर ले 1 - कॉस ए, तो ये बन ले 1 - कॉस ए। देखो ये बनेगा साइन ए, ये बना 1 - कॉस ए, ये बना 1 - कॉस स्क्वायर मतलब क्या साइन स्क्वायर ए। ये कैंसिल हो गया, मतलब किसके बराबर आ गया, नंबर 1 के बराबर आ गया। ठीक, चलिए देखते हैं क्या सवाल बोल रहा है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू एंड आर मीट एट ओ। ठीक है, ये आपका ट्राइंगल है पी क्यू आर। द इनसाइड द ट्राइंगल क्यू आर आपको ये दिया द मेजर ऑफ एंगल पी। ये आपका पी क्यू आर है ना। और ये इसका एंगल बाइसेक्टर, ये इसका एंगल बाइसेक्टर। भैया इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। ये एंगल आपको क्या दिया 107, तो ये एंगल निकालना है। ठीक है, तो आप बोलेंगे ये जो एंगल होगा, एंगल ये होगा 90 + a/2 के बराबर, सॉरी p/2 के बराबर। इसके इसके सामने वाले के आधे प्लस 90, है ना। ठीक है, तो आपने इसकी जगह 107 कर दीजिए, 90 यहाँ पे, तो ये 17 बराबर p/2 आ गया। मतलब p की वैल्यू कितनी आ गई आपकी यहाँ से 34 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। मान लीजिए एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होते तो यहाँ पे 90 -
3/2 हो जाता। क्लियर? दोनों चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। अगला सवाल क्या बोल रहा है, 7 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा अपॉन 9 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा बराबर आपको क्या दिया है 5/4। तो आपको बताना 10। आप क्या करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें सबसे आसान से, तो ये बनेगा कितना 28 और ये बनेगा कितना 45। तो आप यहाँ ज़्यादा बड़ी वैल्यू बन रही है इक्वेशन के इस तरफ, तो यहाँ 45 में से 28 घटा दें, कितना बनेगा भाई 30 होता तो 15 और 2 और 17 बनेगा साइन थीटा। ठीक है, यहाँ बना कितना 16 और यहाँ बना माइनस का 10, तो यहाँ बनेगा ये 36। देखो एक मिनट फिर से करते हैं, ये बना 16 और ये बना 10, 26 बनेगा। क्या बनेगा 26 कॉस थीटा। तो यहाँ से अगर मैं साइन थीटा मतलब टेन थीटा निकालूंगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, कॉस थीटा इसके नीचे आ जाएगा, साइन थीटा तो ये बनेगा क्या 26/17। कितना बनेगा 26/17। तो अब आपको निकालना है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 5, मतलब इसका स्क्वायर कर दीजिए तो 26 का स्क्वायर क्या होता है 676, इसका स्क्वायर क्या होता है 17 का 289, इसमें आप +5 कर दीजिए, है ना। और नीचे क्या करना है 676/289, यहाँ पे -5। ठीक है, 289 का अगर आप 5 गुना करने जाएंगे तो ये क्या बनेगा, आप 200 का 5 गुना करिए 1000, 80 का 5 गुना करिए 400 और 9 का 5 गुना करिए मतलब 1445 बना। कितना बना 1445। इसमें आप 676 जोड़ दीजिए तो कितना बनेगा ये 1, है ना, ये बना 1 और ये क्या बना 11 और एक ये 12 बना। फिर यहाँ पे 1 बना 10 और एक 11 और यहाँ पे 2, मतलब ऊपर तो बनेगा 2121, है ना, अपॉन 289। और नीचे क्या बनेगा 2121 माइनस सॉरी 676 माइनस मतलब उल्ट, ये बनेगा 676 माइनस ये 1445, क्योंकि ये तो माइनस साइन है तो ये ओवरऑल क्वांटिटी क्या आएगी नेगेटिव आएगी, है ना। ये 289 तो कैंसिल ही हो जाएगा, है ना। तो ये मतलब फाइनल रिजल्ट जो आएगा भैया वो -212, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड ही करेक्ट है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी माइनस है लेकिन ऊपर 769 है, चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऊपर आपका 2121 आ गया है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 12% देन इंक्रीज बाय 23%, है ना। नंबर सो ऑब्टेन्ड इज सो डिक्रीज बाय 34%। ठीक है, द नेट इंक्रीज और डिक्रीज आपको बताना है भैया। आप पहले 12 और 23 का नेट रिजल्टेंट निकाल लो, तो a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, है ना। a प्लस बी क्या मतलब 12 और 23 35 प्लस 12 इंटू 23 क्या बनेगा 23 का 10 230 और 46 मतलब 276/100, यही बनेगा। मतलब 30, देखो ये 2.76 बनेगा डिवाइड करके, तो 37.76 आपका इसका बन गया। अब इसका और इसका आप नेट रिजल्टेंट निकाल लो भैया, ये प्लस है ये माइनस है 34%, तो आप बोलोगे ए प्लस मतलब फिर से ए माइनस बी करोगे तो यहाँ 3.76 बनेगा, है ना। माइनस करोगे तो आपको करना पड़ेगा 37.76 इंटू 34/100। ठीक है, ये करना पड़ेगा। चलो फिर देखते हैं, देखो इसको मैं कर दूं, क्या ऐसा समझ सकता हूँ अगर ये 100 हटाऊंगा तो ये 0.34 बनेगा, मतलब मुझे कुल मिला के 37 का 1/3 निकालना है भाई। 0.3 की वैल्यू क्या होती है 1/3 होती है ना। 37 का 1/3 मतलब ये वाली जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 12 के आसपास आएगी, अप्रोक्सीमेटली 12 के आसपास। 12 में से 3 घटाओगे मतलब -9 के आसपास का डिक्रीज होगा, -9 के आसपास का डिक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं, क्या बोला, एक बेईमान दुकानदार 25 किलोग्राम की दर से नमक बेचने का दावा करता है, नमक का क्रय मूल्य 25 प्रति किलोग्राम है। इससे संतुष्ट ना होकर वह प्रत्येक किलोग्राम में 200 ग्राम निकालकर लाभ कमाने, बहुत आसान सवाल है भाई। 800 की जगह 1000 कमा रहा है, मतलब 200 कमा रहा है 800 पर, मतलब 25% का लाभ कर रहा है। ठीक, 25% का लाभ कर रहा है, कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है। अगला सवाल, एक चोर ने 600 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी को देखा, चोर भागने लगा और पुलिसकर्मी ने उसका पीछा किया। चोर पुलिसकर्मी को क्रमशः 10 प्रति घंटे की, ठीक है, देखो इन दोनों के बीच का 600 मीटर डिफरेंस है और ये जो चल रहे हैं ये 3 किलोमीटर प्रति घंटे से इसको कवर करेगा, कौन, पुलिस। ठीक, तो आपको बताना है कितने उसमें कर देगा, तो आप बोलोगे
स्पीड बराबर क्या, सॉरी, आपको टाइम करना है ना, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम निकालना है आपको, टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 0.6, स्पीड कितनी है 3, मतलब ये 0.2 आवर्स लगेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दें मतलब क्या लगेगा 12 मिनट, 12 मिनट ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर, क्या बोल रहा है, द फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर हुज पेरीमीटर इज दिस एंड द सेंट्रल एंगल इज 6। तो आपको पेरीमीटर दिया है ना, पेरीमीटर क्या कैसे बनेगा, आप बोलेंगे 2r प्लस आर्क लेंथ क्या होगी, थीटा अपॉन 360 है ना, इंटू 2 पाई आर, ऐसे ही होगी। क्लियर भाई, सेक्टर का पेरीमीटर दिया है ना, ठीक। तो आप यहाँ से एक काम करें, आप निकालें 2r कॉमन, अंदर क्या बचा 1 प्लस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई, ठीक, यही बना, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या बोलेंगे, यहाँ से r की वैल्यू क्या निकल आई, चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। पेरीमीटर आपको क्या दिया है 64/3 है ना, यहाँ पे 2 × r आपको करना है 1 प्लस थीटा की वैल्यू क्या है 60, 60/360 1/6 बनेगा, और ये बनेगा 22/7, ठीक है। इसमें बोला 3.14 यूज़ करना, ये 1/2 बना, मतलब कुल मिला के इसकी वैल्यू क्या बन गई, 2r 1/2 मतलब 3/2, और इसकी वैल्यू आपको क्या दी है 64/3। क्लियर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब r की वैल्यू क्या निकल आई आपकी 64/9 निकल आई, ये 3 इधर जाएगा तो क्लियर। अब आप इसको एरिया के फॉर्मूले में रख देंगे, क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई r²। यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर निकल आएगा। आप कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर निकाल कर बताएंगे, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में, आपके लिए होमवर्क है, आप इसका आंसर निकाल के बताएंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।